गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। हम पिछली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के सब्जेक्ट EL 304 के यूनिट फर्स्ट माइक्रोवेव के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं माइक्रोवेव के इंट्रोडक्शन के बारे में कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या होती हैं और किस प्रकार से हम माइक्रोवेव को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हमने माइक्रोवेव के बैंड्स के बारे में बात की थी कि माइक्रोवेव के फ्रीक्वेंसी बैंड्स किस प्रकार से हम दर्शाते हैं। उसके बाद हमारी जो बात आती है, हमने CCIR के द्वारा जो विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स थे, हमारे रेडियो बैंड्स, उनके क्लासिफिकेशन को समझा था। उसके बाद हमने हमारे प्रीफिक्सेस को समझा था कि किस प्रकार से हम प्रीफिक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमने माइक्रोवेव की हिस्ट्री के बारे में बात की थी, फ्रॉम द बिगनिंग, मैक्सवेल से लेकर किस प्रकार से फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट हुए वर्ल्ड वॉर तक। और उसके बाद फिर किस प्रकार से एडवांसमेंट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में होने के बाद में फर्दर और डेवलपमेंट यहाँ पे हुए। उसके बाद हमने बात की थी प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वेरियस बैंड्स के, कि क्या उनकी प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम में लिया जा सकता है। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वह है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव्स, कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड को यूटिलाइज करने का मुख्य एडवांटेज क्या है। तो मुख्य रूप से देखें तो हमारे 5 एडवांटेजेस हमारे यहाँ पर होते हैं। पहला जो एडवांटेज हमारा आता है वह आता है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी, कि हमारी जो बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी है वह यहाँ पर काफ़ी अधिक होती है। सेकंड हमारा जो बेनिफिट आता है यहाँ पर वह आता है इम्प्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। तीसरा हमारा बेनिफिट है, इसके अंदर एडवांटेज जो आता है वह आता है फेडिंग इफेक्ट और रिलायबिलिटी के कंसर्न में। चौथा हमारा आता है पावर रिक्वायरमेंट के कंसेप्ट में। और नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव के कंसेप्ट के अंदर। तो ये मुख्य रूप से 5 हमारे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि मैंने बताया आपको, एडवांटेज जो थी इसकी, दैट इज़ योर इंक्रीज्ड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। तो बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी जो हमारी है, चूँकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो रेंजेस हैं यहाँ पर वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर और 10 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, 1000 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। तो उस पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास में जो बैंड्स हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, चूँकि हमें पता है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 10⁻⁹ गीगाहर्ट्ज़। तो जो हमारे कॉमन बैंड्स जो हमारे थे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव या UHF अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी बैंड जो हमारे हैं, उनके कंपैरिजन में क्या होता है कि हमारा रेंज हमारे पास में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। और उस रेंज अवेलेबिलिटी के बढ़ने के कारण हमारा बेनिफिट यहाँ हो जाता है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैनल्स में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को डिवाइड कर सकते हैं और उसको नंबर ऑफ़ यूज़र्स को अलोकेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव रीजन इज़ वेरी यूजफुल सिंस द लोअर बैंड इज़ ऑलरेडी क्राउडेड। ये भी एक रीज़न है कि इतने सालों से जो एडवांसमेंट चलते आ रहे हैं और हम जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आज तक जो चलता आ रहा है वो लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर चलता आ रहा है। तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्राउडेड है, नंबर ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज इंक्रीज़ हो गई हैं, रिक्वायरमेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर स्लॉट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व आउट हुई थी माइक्रोवेव के द्वारा, कि हमारा नंबर ऑफ़ जो बैंड्स हैं हमारे पास में वो ज़्यादा अवेलेबल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से 1000 गीगाहर्ट्ज़ तक है। तो हमारे पास में 1000 स्लॉट्स हैं, सेक्शंस हैं, 0 से लेकर 10⁻⁹ गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी बैंड के। तो हम इतने सारे 1000 स्लॉट्स के अंदर हमारे चैनल्स को लोकेट कर सकते हैं। अभी हम जो वास्तु लेके चल रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है कि हम 0 से लेकर 10⁻⁹ गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही हमारा ट्रांसमिशन टीवी का भी कर रहे हैं, रेडियो का भी कर रहे हैं, अदर कम्युनिकेशंस भी कर रहे हैं,
वो सारे के सारे कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास में ऐसे 1000 सेक्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे पास अवेलेबिलिटी हो चुकी है। बैंडविड्थ की बात करें, हम किस पर्टिकुलर काम के लिए कौन सा चैनल को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे जो स्पीच होता है उसका जो हमारा चैनल होता है, बैंडविड्थ होती है वो 4 किलो हर्ट्ज़ की होती है। अगर म्यूज़िक ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए 10 टू 15 किलो हर्ट्ज़ का बैंडविड्थ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। टीवी चैनल जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो 5 से लेके 7 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। और टेलीग्राफ के लिए हमारे जो चैनल होता है वो 120 से लेके 240 हर्ट्ज़ तक का काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रेंजेस के अंदर हम जो यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि इतना जो एक एक सेक्शन जो है 0 से लेकर 10⁻⁹ का जो सेक्शन था, उसी सेक्शन के अंदर अब हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। आगे फर्दर हम बात करें, जो कि हमारा करंट सिनेरियो है, जो करंट ट्रेंड्स है कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है। जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है तो हमें फ्रीक्वेंसीज़ को जो है हायर ऑर्डर पे रखना होता है। तो हमारी जो अभी करंट डिजिटल कम्युनिकेशन की है, जो डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, टीवी नेटवर्क्स हैं, स्पेस कम्युनिकेशन है, हमारा टेलीमेट्री है, डिफेंस है, रेलवे है, ये जो हमारी प्रेजेंट की जो भी डे एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा जो हमारा एफएम एंड प्रेजेंट डे डिजिटल जो हमारा मॉड्यूलेशन स्कीम्स है हमारी, उन सब के लिए हमारा हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हम माइक्रोवेव की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो ज़्यादा बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी हो गई, ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैनल अलोकेट कर सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं। तो पहला एडवांटेज हमारा ये हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज हमारा आता है इम्प्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ से क्या कंसर्न है हमारा कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज डायरेक्टिविटी इंक्रीजेस। डायरेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है एंड बीम विड्थ डिक्रीजेस। लोअर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है कि जो हमारा जो भी एंटीना है उसका जो एरिया, कवरिंग एरिया जो होता है वो ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हमारी रेंज बढ़ती जाएगी और बीम के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। उसकी जो विड्थ है एरिया की वो रिड्यूस होती जाती है, तो डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एक बीम के रूप में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बीम विड्थ जो हमारी होती है ऑफ रेडिएशन, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी। डी जो हमारा होता है वह होता है कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ एंटीना होता है, और लैम्डा हमारी वेवलेंथ होती है, सेंटीमीटर्स के अंदर हमारी है, क्योंकि हम माइक्रोवेव रेंज में पता है कि हमारी जो लैम्डा होता है वो सेंटीमीटर्स के अंदर होता है। एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बीम इज एक्सट्रीमली डायरेक्टेड, सेम एज एन ऑप्टिकल लेंस फोकसेस लाइट रेज। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे जो हमारी बीम जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली डायरेक्टेड होती है, उसका कंपैरिजन किया गया है कि जिस प्रकार एक ऑप्टिकल लेंस जो है वो लाइट रेज को फोकस करता है, उस प्रकार की हमारी इसकी डायरेक्टिविटी या डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ की। और इस प्रॉपर्टी के कारण हम ये कहते हैं कि हमारी जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो पॉजेस करती हैं क्वासी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि जो ऑप्टिकल जो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को ये फुलफ़िल करती है। इसमें अब हम बात करें, एक पैराबोलिक एंटेना का एग्जांपल लेके चले हम, और उसके लिए हमारा जो बी की जो वैल्यू होती है, बीम विड्थ की जो वैल्यू होती है, वह होती है 140 डिग्री अपॉन डी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है बैंड विड्थ, बीम विड्थ का, सॉरी। सो इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर हम डायमीटर की वैल्यूज़ निकालें अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, एंटीना की हाइट भी हमारा बड़ा कंसर्न इशू है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हम ट्रांसफर जब करेंगे तो हमें एंटीना कितना बड़ा चाहिएगा, इंस्टॉलेशन कितना बड़ा चाहिएगा। तो सपोज़ फर्स्ट एग्जांपल के रूप में लेके चले कि हम 30 गीगाहर्ट्ज़ पर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो 30 गीगाहर्ट्ज़ हमारा एफ़ आ गया है, तो उस एफ़ के लिए हमारा जो लैम्डा की वैल्यू होती है वह होती है 1 सेंटीमीटर। और फॉर 1 डिग्री ऑफ बीम विड्थ, बी की वैल्यू अगर 1 डिग्री लेके चलें तो डायमीटर ऑफ एंटीना जो हमारा उसके लिए आता है वह आता है 140 अपॉन बी मल्टीप्लाई लैम्डा। जो हमारा मेन फॉर्मूला था उसमें हमने डी निकालना है, तो डी हमारा ऊपर चला गया है और बी इधर नीचे आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो
ये बनता है, और उसके हिसाब से हमारा जो डायमीटर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है आता है 140 सेंटीमीटर। तो एक 30 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें जो एंटेना चाहिए, पैराबोलिक एंटेना, उसका डायमीटर हमारा रिक्वायर्ड होता है 140 सेंटीमीटर का। तो बहुत ही स्मॉल है, इजीली मैन्युफैक्चरेबल है और हम आसानी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम 300 मेगाहर्ट्ज़ का एग्जांपल लेके चलें कि अगर ट्रांसमिशन कर रहे हो 300 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर और उसके लिए लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू आप C/F करके थ्रू निकालेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर आता है। और 1 डिग्री बीम विड्थ के लिए अगर इसका डायमीटर हम निकालते हैं तो वह आता है 140 मीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है। उस पर्टिकुलर डायमीटर का एंटेना बनाना काफ़ी एक टीडियस जॉब है, हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज कम होती जाती हैं, एंटेना की साइज जो है हमारी टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। तो ये भी बेनिफिट आ गया कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो गई और एंटेना जो हमें डिज़ाइन करना पड़ रहा है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का इजीली डिज़ाइनेबल संभव हो पाता है। अगर हम पावर रेडिएशन की बात करें इस केस में, तो रेडिएटेड पावर जो हमारी होती है वो होती है μ0 पाई स्क्वायर I0 का स्क्वायर L/λ का स्क्वायर। L हमारी लेंथ हो गई यहाँ पर, I0 हमारी AC करंट हो गई हमारी यहाँ पे, लैम्डा वेवलेंथ होती है, म्यू जो हमारा आता है वो परमिबिलिटी आ गया, और पाई की वैल्यू हमें पता ही है 3.14 होती है हमारी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारी जो रेडिएटेड पावर है उस पर्टिकुलर एंटीना जिसकी की लेंथ L है उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रिसीव्ड पावर है और कितना ये पावर को रेडिएट कर पा रहा है। उससे हम हमारे एंटीना की एफिशिएंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के बाद हमारी बात आती है फीडिंग इफेक्ट एंड रिलायबिलिटी के बारे में। फीडिंग इफेक्ट जो हमारा बेसिकली होता है, इट अकर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन ट्रांसमिशन मीडियम इज मोर इफेक्टिव एट लोअर फ्रीक्वेंसीज। कि फीडिंग इफेक्ट जो है हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर आवृत्ति के अंदर है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हाई फ्रीक्वेंसीज की तुलना के अंदर। तो इसके कंसर्न में, इसके संदर्भ में हमें हायर फ्रीक्वेंसीज जो है वो लोडिंग, हमारा जो फीडिंग इफेक्ट है वो काफ़ी कम होता है। क्यों? ड्यू टू लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी देयर इज़ लेस फीडिंग इफेक्ट एंड हैंस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ मोर रिलायबल। कि फीडिंग इफेक्ट अलग अलग पाथ से जाके और डेटा पहुंचना, जो फीडिंग हमारी जो समस्या होती है वो समस्या हमारी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काफ़ी कम होती है और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हम करते हैं। तो इस कारण हमारा जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो हायर फ्रीक्वेंसीज पर है वो अधिक रिलायबल है, ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा जो एडवांटेज यहाँ पे आता है दैट इज़ योर पावर रिक्वायरमेंट। पावर रिक्वायरमेंट हमारी जो होती है यहाँ पर, ट्रांसमीटर या रिसीवर जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे बहुत ही कम आवश्यक होती है तुलनात्मक रूप से शॉर्ट वेव्स के ऊपर। कम जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उनमें ज़्यादा हमारे को पावर चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप होता है एनर्जी के साथ में। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी ऑटोमेटिक उसमें ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी। तो रिसीवर और ट्रांसमीटर एंड पे जो पावर की रिक्वायरमेंट है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए वो काफ़ी कम होती है। तो हमारा जो सिस्टम है वो कम बल्कि होगा, छोटा सिस्टम बनेगा और इजीली डिज़ाइन हम कर पाते हैं। उसके बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पर आ जाता है जो कि कंसर्न रह गया, वो आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव्स। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि हमारा जो माइक्रोवेव का एक फ्रीक्वेंसी बैंड का एक स्लॉट होता है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 10 गीगाहर्ट्ज़ का। ये जो रेंज होती है, इस पर्टिकुलर रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो आयनोस्फेयर को और हमारे एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है उसके अक्रॉस इजीली प्रोपगेट कर पाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। 300 मेगाहर्ट्ज़ से 10 गीगाहर्ट्ज़ की जो रेंज होती है वो फ्रीक्वेंसीज़ आयनोस्फेयर और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे इजीली प्रोपगेट कर जाती है। और इसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्लॉट को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे वेरियस आपके एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी विंडो है एक तरीके का ये,
और इसका यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे सन से जो हमारे रेडिएशंस आते हैं उनको स्टडी करने के लिए, स्टार्स से जो हमारे रेडिएशंस आ रहे हैं माइक्रोवेव उनको स्टडी करने के लिए, और उसके अलावा हमारे जो रेडियो जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च है स्पेस के अंदर उसके लिए। तो ये जो रिसर्च वर्क के बारे में बात आ गई। और उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें एप्लीकेशंस के लिए, तो हम हमारे सैटेलाइट से और जो हमारे स्पेस व्हीकल्स लगे हुए हैं उनसे हम हमारा डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इस स्लॉट में पॉसिबल कर सकते हैं। तो हमारे जो भी सैटेलाइट जो कार्य कर रहे हैं, अर्थ स्टेशन सैटेलाइट, वो हम इस विंडो में यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो आयनोस्फेयर या एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है। बट ये विंडो जो हमें मिल रहा है माइक्रोवेव का ट्रांसपेरेंसी विंडो, यहाँ आप इजीली प्रोपोगेट कर पा रहे हो। तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हमारे पास में है वो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन है थ्रू सैटेलाइट्स, स्पेस व्हीकल्स, और हमारे जो स्टेशंस डिज़ाइन कर रखे हैं हमने सैटेलाइट स्टेशन और ग्राउंड स्टेशंस हैं उनके मध्य डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हमारा पॉसिबल हो पाता है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज यहाँ पर हमारा होता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से ये 5 एडवांटेजेस हमारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में पॉसिबल हो पाते हैं।